नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु एक बार फिर आपके बीच। आज हम चर्चा करने वाले हैं टमाटर में लगने वाली जो झुलसा है, जिसे अर्ली ब्लाइट भी कहते हैं, उसके बारे में। तो जिन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में अब जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या-क्या होने वाला है। इसमें हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे कि अर्ली ब्लाइट क्या होता है, अर्ली ब्लाइट रोग के क्या कारण हैं, रोग के पौधों में क्या लक्षण होते हैं, रोग के संक्रमण के क्या कारण होते हैं और प्रभावी नियंत्रण जो टॉप 5 फंगिसाइड हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे कि किन-किन अवस्थाओं में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव जो हमारा नियंत्रण है या ट्रीटमेंट है किस तरीके से लें, तो इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बिंदु पर आते हैं कि अर्ली ब्लाइट क्या है। अर्ली ब्लाइट टमाटर का एक रोग है जो कि नम और आर्द्र वातावरण में सबसे ज़्यादा फैलता है। ये पौधों की शुरुआती अवस्था से लेकर हार्वेस्टिंग अवस्था तक ये पौधों में दिखाई देता है। ये मुख्यतः पत्तों के जो शिरा होती है वहाँ पर काला-काले धब्बे शुरुआत में ये दिखाई देने लगते हैं और उसके धब्बे के चारों तरफ से एक पीला कलर का रिंग हमको दिखने को मिलता है। धीरे-धीरे ये छोटे-छोटे धब्बे मिलकर बड़े धब्बों का रूप ले लेते हैं और पत्तियों को शिरा के पास से या फिर किनारों से झुलसाने लगते हैं या जलाने लगते हैं। इसी के नाम पर अगेती झुलसा इसका नाम पड़ा है, जो कि पौधों को पत्तियों में निचली भाग से लगना शुरू होता है। धीरे-धीरे ये ऊपर की तरफ पत्तियों में बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि नीचे की पत्तियाँ पूरी तरीके से जल जाती है, जिससे कि नीचे की पत्तियाँ पूरी तरीके से खत्म होकर आधा पौधा जो है वो पूरा जला हुआ दिखाई देता है या दूर से खेतों को देखने पर ये जला हुआ जैसे किसी ने आग लगा दिया हो, इस तरीके से ये पौधा में सिम्पटम देखने को मिलता है। दोस्तों, अगले बिंदु की बात करें तो अर्ली ब्लाइट लगने के क्या कारण होते हैं। मुख्यतः यह अर्ली ब्लाइट एक फंगस जनित रोग है जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनी नाम का कवक द्वारा यह फैलता है। मुख्यतः यह आर्द्र और नम वातावरण जहाँ पर होता है, मतलब कि जहाँ पे नमी होगी, पत्तों के ऊपर नमी होगी, वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से फैलेगा। इसके जो स्पोर होते हैं, इसके जो बीजाणु होते हैं, वो नमी और आर्द्र वाले वातावरण पर जर्मिनेट कर जाते हैं और ये जर्मिनेट करने के बाद पौधों में फैलते हैं। फसल खत्म होने के बाद ये ज़मीन पर या पौधों के जो अवशेष होते हैं उसमें बचे रह जाते हैं और ये अगली बार जब ये वातावरण फिर से पौधों को मिलता है या फिर अगली बार ये आर्द्र और नम वातावरण जब इन अवशेषों पर पड़ता है तो ये इस और फिर से जर्मिनेट होकर नए फसलों में फिर से ये अर्ली ब्लाइट जो है फिर से पनपने लगता है। तो इसका मुख्य कारण जो है फंगस जनित है और ये फंगस जो है अल्टरनेरिया सोलेनी नाम का कवक इसमें मुख्य कारक होता है। दोस्तों, अगले बिंदु की बात करें कि किस प्रकार यह बीमारी जो है किन कारकों से ये संक्रमण फसलों में फैलता जाता है, उसके बारे में बात करें तो जो तापमान है वो मुख्य भूमिका निभाती है। यदि जो तापमान है 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होता है और वातावरण में नमी और आर्द्रता हो, साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो, तो इस समय पर यह बहुत तेज़ी से फैलता है। साथ ही साथ आर्द्रता 80% से ऊपर अगर चले जाता है या लगभग 80% के आसपास होता है और नम वातावरण होता है, तब यह बीमारी बहुत तेज़ी से फैलता है। जब बरसात के मौसम में यह टमाटर जब लगती है, तो किसान भाई आप जानते हैं कि इस समय पे ये नम और आर्द्र वातावरण हमेशा बना रहता है, साथ में रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होता है। यदि बरसात होने के बाद धूप निकल जाता है, तो ये उमस का माहौल बन जाता है और ये उमस के माहौल से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो आप सापेक्ष आर्द्रता है वो बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और इस कंडीशन में अर्ली ब्लाइट का जो संक्रमण है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो तापमान और आर्द्रता ये दोनों जो फैक्टर होते हैं ये बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो यही जो है संक्रमण फैलाने का मुख्य कारक हो सकते हैं। जो कवक है वो तो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ही, साथ में ये तापमान और आर्द्रता जो है इसको बहुत तेज़ी से फैलाने का काम करते हैं, क्योंकि इसी कंडीशन में इसके जो फंगस के स्पोर होते हैं, जो इसके बीजाणु होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके बहुत तेज़ी से फैलने लगते हैं। तो इस समय पे हमको अधिकतर ध्यान देना है कि अगर बरसात के मौसम में खेत में पानी जमा हो रहा है तो खेत के पानी को बहुत जल्दी इसको निकाल दें, ताकि अगर अगले दिन धूप पड़े तो बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी ना हो। लेकिन ये करना बहुत ही आसान नहीं होता है, क्योंकि बरसात के समय में फंगीसाइड का स्प्रे करना या फिर कीटनाशकों का स्प्रे करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पत्तों के ऊपर नमी हमेशा बरकरार रहती है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है कि तो आप वीडियो को लगातार देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वीडियो जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी और आगे वीडियो पर बने रहिए। और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक करिए। अगर ये किसी को शेयर करने का मन हो तो बिल्कुल शेयर करिए और वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। दोस्तों, टॉप 5
फंगीसाइड के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जब भी आप टमाटर की खेती करें और इस अर्ली ब्लाइट से बचाव करना हो, तो सबसे पहले तो आपको अपनी खेती में साफ-सफाई रखनी ज़रूरी होगी, घास उगने ना दें। यदि आपका खेत में घास होंगे, तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे कीड़े आपके फसलों में लगना शुरू हो जाएँगी। इसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह फंगस अल्टरनेट होस्ट के रूप में किसी न किसी घास में या किसी न किसी वनस्पति में आपके खेत के आसपास हमेशा बने रहते हैं। तो सबसे पहले तो खेत के आसपास सफाई ज़रूर रखें और नमी की अवस्था में आप नमी को बाहर निकालने का प्रयास हमेशा करें और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम आपके खेत में होना चाहिए। तभी हम प्रिवेंटिव मेजर्स में जो भी फंगीसाइड डालेंगे वो अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे कि कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन ज़रूरी है, प्रिवेंटिव ज़रूरी है, पहले सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फसल में बीमारी आने के बाद कोई भी फंगीसाइड हम चलाते हैं तो लगभग हम आप भी जानते हैं और हम भी यही कहते हैं कि 100% क्योरिसिटी किसी के पास नहीं होती है, बट काम करता है, लेकिन 100% कोई भी लगने के बाद 100% कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा पाता। तो दोस्तों, टॉप 5 में सबसे पहले 5वें नंबर पर हमने रखा है बीएसएफ कंपनी का एक्रिसियो। जी हाँ, इसमें मेटापेनोर टेक्निकल होता है, जो कि एक सिस्टमिक फंगीसाइड है। अगर आपके एरिया में एक्रिसियो नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर आप प्रिवेंटिव के तौर पर कोई और मॉलिक्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्राइसाइक्लोजोल टेक्निकल वाला कोई फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जो कि ट्राइजोल ग्रुप का एक फंगीसाइड, सिस्टमिक फंगीसाइड है। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो प्रिवेंटिव फंगीसाइड है, इसमें ट्राइजोल ग्रुप के 2 फंगीसाइड हैं, जिनमें कि स्कोर जो सिजेंटा कंपनी का है, ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड है और इसका टेक्निकल डाइफेनकोनाजोल है, जो कि अच्छी फंगीसाइड है और प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ में जो दूसरा फंगीसाइड है धानुका कंपनी का कर्जर, दोनों का प्रयोग हम प्रिवेंटिव के रूप में कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिवेंशन का काम करती हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमने जो फंगीसाइड को रखा है, ये अर्ली ब्लाइट के सेकेंडरी स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये थर्ड स्टेज इन्फेक्शन के पहले इसको चला दें तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं धानुका कंपनी का निसोडियम, जिसका टेक्निकल साइक्लोपेनामिड है। ये फिनाइल एसिटामाइड ग्रुप का एक सिस्टमिक फंगीसाइड है। यह जो फसल के अंदर जाकर रोग के प्रति काम करता है। चौथे नंबर पे जो फंगीसाइड है, वो बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि जब अर्ली ब्लाइट बहुत तेज़ी से फैलता है और वो स्टेज बाय स्टेज पौधों में दिखने को लगता है, मतलब शुरुआती स्टेज में कम होता है, फिर सेकंड स्टेज में बढ़ जाता है, तीसरे स्टेज में और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको एक एडवांस स्टेज कहते हैं। एडवांस स्टेज में आने के बाद इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। एडवांस स्टेज बहुत ही हानिकारक होता है, जो बहुत तेज़ी से बीमारी को थर्ड स्टेज में फैलाना शुरू कर देता है। इसकी रोकथाम करने के लिए बीमारी को वहीं लॉक करना बहुत ज़रूरी है, उस स्टेज में लॉक करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लॉक नहीं करेंगे तो बहुत तेज़ी से फैलता ही जाएगा और किसी प्रकार का फंगीसाइड इसको रोकने में नामुमकिन रहेगा। यदि लॉक करने की बात आए तो हम इस समय पे क्रिस्टल कंपनी का टिल्थ इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो टेक्निकल है प्रोपिकोनाजोल है, जो कि ट्राइजोल ग्रुप का एक सिस्टमिक फंगीसाइड है, जो कि फंगस को उसी अवस्था में लॉक करने का सिचुएशन बना देता है फील्ड में। अगर यदि सिचुएशन फील्ड में लॉक करने का बन जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ समय तक उसको फील्ड में बीमारी के फैलने को हम कुछ समय तक रोक सकते हैं। इसके बाद हमको क्या प्रयोग करना है वो हम आपको बताते हैं। किसान भाइयों, फंगस को खेत में लॉक करने के बाद हमको एक ज़बरदस्त क्यूरेटिव एक्शन वाला दवाई की या फंगीसाइड की ज़रूरत होगी। पर मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मार्केट में क्यूरेटिव एक्शन वाली कोई भी दवाई 100% रिज़ल्ट नहीं देती है, क्योंकि जब आपके खेत में बहुत ही ज़्यादा या फिर थर्ड स्टेज में ये झुलसा जब पहुँच जाता है, ये अर्ली ब्लाइट जब पहुँच जाता है, तो 100% कोई भी क्यूरेटिव फंगीसाइड या क्यूरेटिव एक्शन वाली फंगीसाइड जो हैं 100% रिज़ल्ट नहीं देती हैं। परंतु ये कुछ परसेंट तक बहुत अच्छा काम करती है। जो भी काम करती है बहुत अच्छा काम करती है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव तीनों रूप में। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्निकल अगर हमको पता चल जाए तो हम अपने हिसाब से बजट के अनुसार, सस्ता हो, महँगा हो या मीडियम रेंज का हो, आप ये दवाइयाँ प्रयोग कर सकते हैं। उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टेबिकोनाजोल की, जो कि ट्राइजोल ग्रुप की एक सिस्टमिक फंगीसाइड है, जो कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन के साथ काम करती है।
दोस्तों प्रिवेंटिव का मतलब तो आप जानती हैं कि रोग आने से पहले अग्रिम सुरक्षा के तौर पर। क्यूरेटिव का मतलब होता है रोग लगने के बाद उसको क्योर करना, और इरेडिकेटिव का मतलब होता है उसको जड़ से खत्म करने का काम करना। तो आपको टेबुकोनाज़ोल कौन से प्रोडक्ट में मिलता है? ये टेबुकोनाज़ोल बायर कंपनी का ल्यूना, नेटिवो, फॉलिक्योर, बोनास इसमें मिलता है। साथ में यदि अगर कम बजट हो तो साथ में आप सुमिटोमो कंपनी का हारू ले सकते हैं, जिसमें टेबुकोनाज़ोल और सल्फर होता है। कई बार किसानों का कहना होता है कि टेबुकोनाज़ोल के यूज़ से फ्लावर ड्रॉपिंग होता है। फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या यदि आती हो तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में बात करें तो टेबुकोनाज़ोल को फ्लावरिंग स्टेज में देने के लिए सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया वाला ऑप्शन निकाल कर आता है अडामा कंपनी का समीर। इसमें टेबुकोनाज़ोल और कैप्टान होता है जो कि लिक्विड फॉर्मुलेशन के साथ आता है, जो कि लिक्विड फॉर्मुलेशन के साथ होने के कारण आपके फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग भी नहीं करता है। इसलिए हमने इस दवा को 1 नंबर पर रखा है, जो कि अर्ली ब्लाइट पर बहुत ही अच्छा तरीके से काम करता है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और लोगों तक पहुँचाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब के बटन को ज़ोर से दबाएँ। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।